क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है जो आपको इस पेपर में यानी गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 अंक लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में आपका विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। क्लियर? खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, बिल्कुल नहीं करना। ध्यान देना आप इस चीज को। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ आप करेंगे। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न छपेंगे आपके पेपर में जो कि 21 फरवरी को होने वाला है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें ओएमआर सीट में गोले को काला करना है। चलिए ध्यान दें, पहला प्रश्न है, बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आय का पूर्वानुमान होना ये आवश्यक है, आय पर नियंत्रण होना भी आवश्यक है, व्यय पर नियंत्रण होना यानी खर्च पर नियंत्रण होना आवश्यक है और राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? 10 रुपए होती है या 21 रुपए होती है, 51 रुपए होती है या फिर 25 रुपए होती है? तो उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है मेरे प्यारे बच्चों 51 रुपए। चलिए तीसरा प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता एक खोला जाता है और ये खाता कब खोला जाता है? 60 वर्ष के उपरांत। जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो जाती है उसके बाद एक खाता खोला जाता है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता। चलिए अगला प्रश्न है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है। तो जल की कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है? सोडा तथा चूना डालकर। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका मेरे प्यारे बच्चों तपेदिक, जिसे टीबी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं। तपेदिक को क्षय रोग टीबी भी कहते हैं, इतना याद कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान दें, बीसीजी का टीका तपेदिक, टीबी या क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, यदि हम प्रेशर कुकर की सहायता से भोजन पकाते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। प्रश्न अगला है, किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? यानी कूल्हे में अस्थि या हड्डी टूटती है किस अवस्था में? यहाँ पर ध्यान दें, वृद्धावस्था में। अगला प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे स्पंज में ताजा पानी प्रयोग में लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपये है, तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, आपको समझना है यहाँ पर। 6 लीटर दूध का दाम कितना है? 300। और 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? तो 6 के आधे कितने होते हैं? 6 के आधे होते हैं 3। यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि 6 के आधे 3 पूछा गया है और 6 लीटर दूध का दाम 300 है, तो 3 लीटर दूध का दाम कितना होगा? 300 के आधे कितने होते हैं? ध्यान दें आप लोग, 150 होते हैं, 150। क्लियर? तो यहाँ पर 150 होगा, डी वाला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है? इनमें से कौन सा साफ तरल आहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फलों का रस, बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों सफेद सूती वस्त्र पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? खनिज लवण की, सी वाला ऑप्शन सही होगा। टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कपड़ा काटते समय मेज पर क्या बिछाया जाता है? यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए मिल्टन क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। एक चीज याद कर लेना, कपड़ा काटने से पहले आप जब उस पर निशान लगाते हैं तो वो निशान किससे लगाते हैं? मिल्टन चौक से लगाते हैं। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है, तो सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है किस तरह का? एल आकार का। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अशुद्ध जल से यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? कौन सा रोग होता है? तो अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? तो शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है 2 से 3 मिनट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है, तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब किया जाता है? जब पेट में अधिक दर्द हो रहा हो। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि होती है किसकी? विटामिन बी तथा विटामिन सी की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा लौह लवण की, या विटामिन सी तथा प्रोटीन की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ध्यान दें, विटामिन सी तथा प्रोटीन की। धड़ से नीचे के वस्त्र की आवश्यक नाप क्या है? आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, वक्ष, कमर और गला। इसके बाद आप देखेंगे खंडवा, जिसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप अधिकतम 25 शब्दों में लिखिएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल 100% आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए, पहला यानी प्रश्न संख्या 21 है,
₹2500 मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 21। व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? ₹2500 है। शिक्षा पर व्यय 20% मासिक कर रहा है, तो 2500 यानी 2500 गुणे 20/100। यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, ऊपर भी 2 जीरो कटेंगे। क्या आ जाएगा? 250 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ₹500 आएगा। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दें, 2 जीरो, 2 पंची 10 का जीरो, 2 दूनी 4 और 1 5। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में महत्व क्या है? चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22। ऑक्सीजन जीवन का आधार है। बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन क्या है? असंभव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है? वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से लाभ क्या होता है? तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 23। आप लोग ध्यान देना। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ड्राफ्टिंग का आशय क्या है? वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है? तरकारियों के छिलके छीलने से हानि क्या होती है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर आप यहाँ पर ध्यान दें। तरकारियों के छिलके छीलने से पोषक तत्वों की हानि होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चल और अचल संधि में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो चल और अचल संधि में अंतर क्या है? चलिए यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 25। जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ा बनाएं जो हिल डुल ना सकें तो यह जोड़ अचल संधि कहलाता है। जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं, वह अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दिशा में हिल डुल सकती हैं। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना। जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26। जौ का पानी पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग देखेंगे लघुत्तरीय, और प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप कम से कम 50 शब्दों में लिखिएगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, ब्याज का क्या अर्थ है? तो चलिए इसका ध्यान दें, उत्तर क्या हो जाएगा? ब्याज का अर्थ क्या है? यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 27। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए दिया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दें। भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 28 आप लोग ध्यान दें। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सिलाई करते समय मशीन का धागा टूटने के कारण दीजिए या लिखिए।
तो सिलाई करते समय मशीन का धागा किन कारणों से टूटता है, यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 29। सिलाई करते समय धागा का टूटना क्या कारण है? धागा कई कारणों से टूटता है। पहला कारण है धागा सही रूप से नहीं पिरोया गया हो। दूसरा कारण है धागा कच्चा हो। तीसरा कारण है मशीन के ऊपर व नीचे का धागा अलग अलग नंबर का हो। चौथा कारण है यदि धागे का खिंचाव संभालने वाला स्प्रिंग अधिक कसा हो। पांचवा है सुई टेढ़ी या गलत लगी हो। छठा कारण है सुई तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार न हो। और सातवां कारण है यदि मशीन के दांते घिस गए हों। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 30। घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि घायल व्यक्ति है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो हमें किन बातों पर ध्यान रखना होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 30। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें। पहला, आप लोग ध्यान दें, घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है। यदि हम घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाते हैं तो उसको कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं। यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, रसोई घर की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 31। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। रसोई घर की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी से भी अच्छी होनी चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा, मिक्सी, जल एवं सारे बर्तन होने चाहिए। छोटी छोटी अलमारियां होनी चाहिए। उचित प्रकाश, हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में रोशनदान अवश्य होने चाहिए। इससे गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए आना जाना नहीं पड़ता। रोशनदान होने से उसे घुटन भी महसूस ना होगी और उसे कार्य करने में सफलता भी मिलती है। क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो प्रश्न आएंगे जो कि इस प्रकार से आएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी निर्देश है। क्या निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 32 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अगला है अथवा में प्रश्न, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेपेटाइटिस रोग के कारण क्या हैं? लक्षण एवं बचाव के उपाय क्या हैं? आपको बताना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 33 है। सेक से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 33 बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कितने प्रकार की होती है? किसी एक विधि का विस्तृत स्पष्टीकरण दीजिए। अगला प्रश्न अथवा में है, वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और प्रश्न संख्या 34 है, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न जरूर आप तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का, यानी बोर्ड परीक्षा का, गृह विज्ञान विषय का।
तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय हिंद।